Good morning, students. Today, we are going to start the globalization of the Indian economy. वैश्वीकरण को आज हम पढ़ेंगे. Last week, we have read about the foreign trade and the integration of market. Now, today, we are going to study about the Chinese toys and the Japanese watches, Casio in India. As we are all are knowing, that due to globalization, the import and export is very easy because the liberalization of the trade is done in India. Now about when the Chinese manufacturer came to know that toys are demanding or demanded in high price in India. So they started exporting toys of different designs and colors at cheaper rate in India. As they know that the India is wanting some toys because here the demand of the toys and the watches, so that China and Japan, they have started exporting the goods, and it is a very beautiful goods. Like HMT is very expensive, so everyone cannot buy, and the Japanese goods, Chinese goods are cheaper and also attractive. So India thus got more choice and being cheap and better by importing the toys and the watches. The Chinese toys became popular and replaced India or Indian toys. For the Chinese toys manufacturer, it provide opportunity to expand business, and Indian toys maker free or it faces the loss of the goods, the toys and the other material. So this is one of the drawback of the Indian market. Now about the big demand of the watches in India market. There is a big demand of watches in the इंडियन मार्केट. हमारे भारत में वॉचेस का बहुत ज़्यादा, घड़ियों का बहुत ज़्यादा डिमांड है. जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि चाइनीज़ गुड्स, खिलौने और जापानीज़ खिलौने जो बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव होते हैं देखने में, उसका बहुत डिमांड है हमारे भारत में, क्योंकि हमारी जो घड़ियां हैं वो महंगी होती हैं, हमारे जो खिलौने होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं. चाइनीज़ और जापानीज़ गुड्स जो है वो कम दामों में हमें आसानी से मिल जाते हैं. तो जब उनको लगा जब कि हमारे देश में इन चीज़ों की डिमांड है, तो वो हमको क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे हमारे खिलौनों की, हमारी घड़ियों की और हमारे जो भी गुड्स हैं उनमें लॉस होने लगा. क्या होने लगा, उसमें घाटा होने लगा. इससे हमारे मार्केट में बहुत ही असर पड़ा. अब हम आगे इस तरह से देखते हैं कि इसी तरह से हमारे कंपनी में आयरन ओर और भी बहुत सी चीज़ों में धीरे धीरे हमारे देश में चीज़ें बाहर के देशों से आने लगी, जिससे हमारे देश का व्यापार थोड़ा सा मंदा और इट इज़ लिटिल गॉट डाउन, द बिजनेस गॉन डाउन. So now the impact of globalization in India or the World Trade Organization. What do you mean by World Trade Organization? World Trade Organization, in short we can say WTO, is an organization whose aim is to liberalize इंटरनेशनल ट्रेड. हमारे
देश में जो WTO है वो हमारे देश में इंटरनेशनल ट्रेड में जो हम आयात और निर्यात करते हैं, जो हम विदेशों से चीज़ों को मंगाते हैं या विदेशों में भेजते हैं, तो वो उसमें बहुत ही छूट देती है, लिबराइज करती है, छूट देती है कि हम कोई चीज़ मंगाएं उसमें भी कोई तरह का चार्ज ना लगे, कोई तरह का उसमें टैक्स ना लगे, और जो भी सामान हम बाहर भेजें वो भी फ्री हो। Though WTO is supposed to allow free trade for all, और ये एकदम फ्री है, बिना खर्चे के हम सामान को बाहर देशों में भेज सकते हैं। In practice, it is seen that the developed nations have unfairly retained trade barrier, और कई जगहों में हमने देखा है कि वो जो बैरियर जो है वो बहुत ही सही नहीं है, उसका बहुत ही आसानी से हम कुछ जगहों पे अपने सामान को नहीं भेज सकते हैं। आज भी हमको वहाँ भेजने के लिए, वहाँ के लिए हमें सरकार से या गवर्नमेंट से वी हैव टू टेक द परमिशन। ऑन द अदर हैंड, WTO World Trade Organization rule have forced the developing countries to remove trade barriers, और जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने बहुत सी जैसे ऐसे नियम लगा दिए हैं, रूल्स लगा दिए हैं, फोर्स करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि हमको फोर्स करते हैं कि हम जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ अभी डेवलप हो रही हैं, उस पे से जो ट्रेड का बैरियर है उसको हटा दिया जाए, रोक को हटा दिया जाए। अब आगे हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में वैश्वीकरण का क्या महत्व है या क्या उसका हम उसके बारे में जानते हैं या हम उसका क्या इफ़ेक्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन हैव बीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन्स इम्पैक्ट्स, इसका दोनों भी हम आप देख सकते हैं इसके कारण को कि इसमें अच्छा भी कारण है और इसका बुरा भी कारण हो सकता है। कि अगर हम वैश्वीकरण को देखें तो एक नेगेटिव भी देख सकते हैं, नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से और सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव वे। इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और इसकी कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो जब हम देश में व्यापार आयात निर्यात कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का फ़ायदा होगा और कुछ चीज़ों का नुकसान होगा। तो ये दोनों चीज़ ही लेकर के हमें आगे बढ़ना है, तभी हम अपने देश की तरक्की को कर सकते हैं। तो आगे आप इस तरह से इसको सीख सकते हैं कि वन ऑफ लाइक ऑन द अदर हैंड इट हैज़ इंक्रीज न्यू जॉब्स इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। ऑन द अदर हैंड इट हैज़ means it is affected the smaller producers। एक तरह से हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे संसार में बिजनेस को बढ़ाता चला जा रहा है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़ती चली जा रही हैं और एक तरफ हम देखते हैं इंडस्ट्रीज बढ़ती चली जा रही है, उद्योगों का बहुत तेज़ी से बढ़ना। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो छोटी छोटी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, वैनिश होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही हमारे देश को टेक ओवर कर रही हैं और जो छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। सेकेंड, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग सम स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो हमारा जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर ट्राइंग देयर बेस्ट। वो अपने तरीके से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो फॉरेन में
फॉरेन का जो कंपनीज़ है, फॉरेन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो हमारे इंडिया की तरफ आकर्षित हो, हमारे इंडिया की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाए, ताकि हमारी इंडिया से वो अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को कर सकें। फॉर दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेटअप, और इसके लिए हमारे इंडिया में एक जोन को सेटअप किया गया है, जिस जोन से हम अपने बिजनेस को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। हम जो भी स्ट्रगल करते हैं, जो भी हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम जो भी परिश्रम कर रहे हैं उसमें अपने वैश्वीकरण के लिए, तो उसका क्या मतलब हमारे लिए एक उदाहरण या एक नतीजा निकला, जिससे कि हम उसको फेयर ग्लोबलाइजेशन कर सकें, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही सही तरीके से। सो फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी। अगर हम बहुत ही अच्छे तरीके से, सही तरीके से वैश्वीकरण को करेंगे, ग्लोबलाइजेशन को करेंगे, अपने बिजनेस को करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा हमको अपॉर्चुनिटी अवसर प्रदान करती है। फॉर ऑल those ensure that the benefit of globalization are shared better। अगर हम इसको अच्छी तरीके से करेंगे, फेयर तरीके से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, तो हमको इसमें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, और इसके बेटर ऑप्शन के लिए कि हमें बहुत ज़्यादा इसके अदर ऑप्शंस मिलेंगे कि हम किस तरीके से पूरे विश्व में अपने व्यापार को फैला सकें। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन, एंड हमारी सरकार जो है वो भी बहुत ही फेयर रोल, बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कार्य को आगे फैला सकती है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, हम पिछले कई सालों में हमने देखा है मैसिव कैंपेन्स एंड द रिजर्वेशन बाय पीपल ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस्ड important decisions relating to trade and the investment of at the WTO। तो हमने बहुत पिछले सालों में हम लोग ने देखा कि बहुत ही तरीके के जो कैंपेन चलाए गए, और उसके रिप्रेजेंटेटिव जो काम करने वाले लोग थे, और उन लोग ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से चला के आगे को बढ़ाया, और उसमें अच्छे डिसीजन को लिया, अच्छे निर्णय को लिया, उसमें अच्छे एम्स को रखा, और रिलेटिंग किस लिए, ट्रेड के लिए और इन्वेस्टमेंट के, हम कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और कैसे हम अपने आयात और निर्यात को, ट्रेड को कर सकते हैं। This shows that even people can play an important role in the struggle for fair globalization। और इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि लोगों को भी आगे, people can also play an important role। इंसान भी, मनुष्य भी और लोग भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं इस ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, इसमें मेहनत करने के लिए, इसको स्ट्रगल करके ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही सही, साफ सुथरे ग्लोबलाइजेशन का जो हमारे सरकार ने इस चीज़ को बढ़ाया है, उसके लिए हम आगे बढ़ चढ़ के इसको हम आगे इस काम में मदद कर सकते हैं। नाउ वी हैव रेड अबाउट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हम उसके लिए थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता, जैसे कि जो रिच कंज्यूमर्स हैं और कुशल मीन्स वेरी इफ़िशिएंट एंड शिक्षित, बहुत ही पढ़े लिखे, एंड द धनी उत्पादक, दैट इज़ द रिच प्रोड्यूसर्स ही लाभान्वित हुए हैं, मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा उनको लाभ हुआ है। परंतु बढ़ती
प्रतिस्पर्धा, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो रहे हैं, में अनेक छोटे उत्पादक जो हैं, जो बहुत ही स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स हैं, और वॉट एवर द लेबर्स, श्रमिक, वो उससे बहुत ही प्रभावित हुए हैं। मतलब उनकी नौकरी भी गई है और उनको कम पैसे भी मिलते हैं। तो इसलिए न्याय संगत का मतलब जो है, हमने अभी आपको पढ़ के बताया। तो जो न्याय है, जैसे फेयर, ठीक है, फेयर और दैट कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो उसके लिए हमें क्या है, वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों को सृजन करता है, सबके लिए वो अपॉर्चुनिटी देता है कि सभी इंसान एक साथ आगे बढ़ें। हमारा देश जो है पूरे संसार से उसका जो आदान प्रदान या आयात और निर्यात हो, जिससे कि हमारे देश का नाम हो। तो इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण में लाभों के सभी को बेहतर जो है हिस्सेदारी मिले या हिस्सेदारी हो, तो सबको एक समान उसका लाभ प्राप्त हो। तो आज जो भी हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा, उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम के लिए उसके सिलेबस को बता देते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप यू गॉट द टाइम टेबल टुडे। You have got the timetable. So now the syllabus I have already sent, okay, on 10th class, okay, but now today I am also telling so you can listen and you can remember it, that what are the things will come for the second half yearly exam. It is starting from 5th of December. Now, the first chapter I have given from geography, and that is resources and development. The second chapter is agriculture, and the third chapter is lifeline of national economy. Lifeline of national economy. 3 chapters. And from the economics, I have given the development and the consumer's right. These 2 chapters. So altogether, you are going to study the 5 chapters. Okay, students? And as well as when you will open your book, the syllabus, first page, second page, the syllabus is started. From there, you will see in the geography portion, it is the portion of maps given, and already in the syllabus, board syllabus, I have already sent. So please open and see. So dam, Salal, Bhakra Nangal, Tehri Dam, Rana Pratap Sagar, and Sardar Sarovar, Hirakund Dam, Nagarjun Sagar, Tungabhadra, along with the rivers. Means these dams, ये dams किन river पे है? जैसे कि one example I will tell. हम एक उदाहरण बताते हैं कि हीराकुंड जो डैम है वो महानदी पे है, ठीक है। तो इसलिए जैसे आपने देखा कि भाखड़ा नांगल डैम किस पे है, सतलज पे। तो इस तरह से आप जो भी रिवर्स हैं उनके ऊपर जो डैम है, आप दोनों को सीखेंगे, रिवर्स को भी सीखेंगे और डैम्स को भी सीखेंगे। उसके बाद है एग्रीकल्चर से आप मेजर एरियाज ऑफ वीट, कहाँ पर हमारे भारत में, इन इंडिया, वेयर वीट एंड rice are found, and then also the largest and the major producers or the producing states of sugarcane, tea, coffee, rubber, cotton and jute. So these things map
it will come to draw and to color it in the map of physical India. So I hope students you have understood the syllabus and as well as the chapter. So today the chapter is finished. Only one chapter in economics is left. That is the sector of Indian economy. So only one chapter is left for the board exam. Rest all I have completed. Okay, students. So the last chapter, the sectors of Indian economy, that we are going to study about the primary sectors, secondary sectors, and the tertiary sectors. So this chapter I will start after your second half yearly exam. So best of luck, do well, prepare well. God is with you. May God bless you all, students. Thank you.